नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर एक सवाल के साथ, आखिर हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? जवाब क्या बस इतना हो सकता है कि गणतंत्र दिवस इसलिए क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हो गया था, या स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे? ऐसा है तो यकीन मानिए हम नई पीढ़ी को सही संदेश नहीं दे रहे। आज का दिन और इससे जुड़े संदेश बड़े अहम हैं, क्योंकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस ने हमें एक साझी पहचान दी, और वह पहचान है भारतीयता की। हम भारत के लोग शब्द से शुरू हमारे संविधान ने हमें एक समुदाय के रूप में एक दूसरे से जोड़ दिया। गणतंत्र दिवस ने हमें एहसास दिया सशक्त भारतीय, एम्पावर्ड इंडियन होने का। करोड़ों भारतीय जो इतिहास में मूक नायक थे, उनके जुल्मों सितम को दूर कर संविधान ने उन वंचितों को आवाज दे दी। वैसे तो देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था, पर 26 जनवरी के दिन सही मायने में भारत के लोग आजाद हुए थे, जब उनके अधिकारों को पहचान दी गई थी। न केवल सबको समान दर्जा दिया गया, बल्कि जो पीछे रह गए थे उनका हाथ थामे उन्हें आगे बढ़ने का विशेष अवसर दिया गया। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस ने हमें दिया साझा भविष्य, यानी कैसा भारत हम देखना चाहते हैं। अन्याय और शोषण से मुक्त ऐसा देश जहां शांति, समृद्धि और खुशहाली हो। और यह भाव केवल अपने देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। और तभी तो हम आवाज बने उन कमजोर देशों का, जिन्हें ताकतवर देश अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने का जरिया बस मान रहे थे। आज 26 जनवरी के इस पावन दिन, जब हम 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यह दिन हमें मौका देता है अपने मूल्यांकन का। आखिर एक राष्ट्र, एक समाज और एक व्यक्ति के रूप में हमने इन 74 वर्षों में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और कहां अभी भी चूक रहे हैं। आशावादी मन भारत की उपलब्धियों पर घंटों घंटों तक वीरता रस से भरे गीत गा सकता है। इसमें कहीं कोई शक भी नहीं कि भारत पहले से अधिक समृद्ध और सशक्त हुआ है। वैश्विक मानचित्र में भारत का प्रभाव बढ़ा है। अब हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आजादी के समय की सामाजिक आर्थिक तस्वीर और आज के हालात में काफी फर्क भी आया है। पर आज मैं बात करूंगा उन सपनों की जो अभी भी हकीकत नहीं बन पाए। बात करूंगा उन लक्ष्यों की जो हासिल नहीं किए जा सके हैं, और बात करूंगा उन विरोधाभासों की जिसका सामना आज भी हमारा देश कर रहा है। इसलिए आज भारत के विरोधाभासी विकास की 5 बड़ी समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहला विरोधाभास है आर्थिक विरोधाभास। इसमें कोई शक नहीं कि भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और जो निरंतर तीव्र आर्थिक समृद्धि दर्ज कर रहा। पर दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपनी असल क्षमता के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि भारत असल में अभी भी विश्व में उत्पादक देश के रूप में नहीं, बल्कि उपभोक्तावादी देश के रूप में जाना जाता है। यानी हम विश्व के अन्य देशों के लिए आकर्षक बाजार तो हैं, पर शायद ही हमने दुनिया को बाजार बनाया है। हम खरीद रहे हैं पर बेच नहीं रहे, और अगर ऐसा होगा तो आपकी अर्थव्यवस्था घाटे की होगी। समृद्धि दिखेगी पर रोजगार नहीं होगा। दूसरी तरफ जो समृद्धि दिख भी रही है वह समावेशी नहीं। हाल ही में जारी ऑक्सफाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 40% से ज्यादा संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है, जबकि नीचे की 50% आबादी के पास देश की सिर्फ 3% संपत्ति है। यानी अमीर अधिक अमीर हो रहा और गरीब अधिक गरीब। जब आर्थिक उदारीकरण लाया गया तो कहा गया कि निजी क्षेत्र योग्यता और पारदर्शिता के साथ देश को आगे ले जाएगा, पर कुछ ही समय में देश में भ्रष्ट पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ इन पूंजीपतियों ने ऐसा तगड़ा नेक्सस बनाया और अपना रेंट सीकिंग एटीट्यूड यहां पर शुरू कर दिया, यानी सार्वजनिक संसाधनों पर अवैध कब्जे की चाह। इन्हें सरकार से उदार शर्तों पर भूमि चाहिए, सब्सिडी पर बिजली, कर में छूट, बैंक से मनमाना लोन भी, और जब मुश्किल में हो तो बैंक ऋण से माफी भी। यही तो है क्रोनी पूंजीवाद। पर देश को सही मायने में एक नहीं अनेक उद्योगपतियों की जरूरत है। सर्वोदय का लक्ष्य अंत्योदय के जरिए ही तो पूरा होगा। हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति की आंखों में जब तक आंसू रहेंगे, न्यू इंडिया का सपना क्या पूरा हो पाएगा? दूसरा विरोधाभास है सामाजिक विरोधाभास। आज हमारा समाज एक फॉल्ट लाइन पर टिका है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग विभाजन और पहचान की विभाजन रेखाएं खिंच चुकी हैं। हम जिस विविधता में एकता वाले भारत की तारीफें करते थकते नहीं थे, आज उस धारणा को कट्टरवादी विचारों से सीधे चुनौती मिल रही है। इंसान इंसान के खून का प्यासा हो रहा है। धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। सर तन से जुदा के नारों को ग्लैमराइज किया जा रहा
और बेअदबी के नाम पर इंसानियत को खत्म किया जा रहा। आखिर कौन से ईश्वर, अल्लाह या गॉड इससे खुश होने वाले हैं? कहने को हम मंगल पर पहुंच रहे हैं, पर दास्ता, कुपोषण, गरीबी जैसे सूचकांकों में हम अभी भी अव्वल आ रहे हैं। महिलाओं को देवी का दर्जा देने वाले देश में जेंडर वायलेंस अभी भी नहीं रुक रहा। सामंती और पितृसत्तात्मक सोच के अवशेष अभी भी हमारी इस समृद्ध सभ्यता की आभा को कमजोर कर रहे हैं। तीसरा विरोधाभास है राजनीतिक विरोधाभास। कहने को हम लोकतांत्रिक देश हैं, पर अभी भी शायद लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास नहीं कर पाए। अभी भी हमारा मत व्यवहार जाति और धर्म पर आधारित है। संवैधानिक पद्धति से विरोध करने के बजाय हम हिंसक हो उठते हैं। मनी और मसल पावर ने राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल दी। जिसे गांधी जी लोक नीति कहते थे और जिसका मकसद जनता की सेवा होना चाहिए था, आज वह राजनीति सत्ता और सुविधा का विषय बनकर रह गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सिविल एथिक्स के अभाव का। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए, पर क्या हम हैं? क्या नागरिकों में अनुशासन है? क्या ईमानदारी से हम कानूनों का पालन कर रहे हैं? सही मायने में हम अभी भी ऐसी नागरिक संस्कृति का विकास नहीं कर पाए हैं जहां सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस कर पाए। चौथा विरोधाभास है सांस्कृतिक विरोधाभास का। असल में हम अपनी जड़ों से यानी सांस्कृतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। आज हम जिस उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में रह रहे हैं, उसका प्रदर्शनकारी प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं का आकर्षण इस कदर है कि अगर वैध साधन से हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम अवैध और भ्रष्ट साधनों को अपनाने में कहीं भी संकोच नहीं कर रहे हैं। और यह इसलिए क्योंकि अब नैतिक मानों की धारणा पीछे छूट गई है और हम आर्थिक मानव बनते जा रहे हैं। अब नैतिक मूल्य नहीं, आर्थिक मूल्यों का ही प्रचलन है। खुद से पूछिए, ईमानदारी और भ्रष्टाचार में कौन सबसे प्रभावी मूल्य है? जवाब बहुत स्पष्ट है। आज भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिल गई है। कोई कहता है कि मैं ईमानदार हूं, तो उसका उपहास उड़ाया जाता है। कहा जाता है कि जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता वही ईमानदार है। क्या अजीब सा पाखंड है। भारत और भारतीयता सामुदायिक जीवन मूल्यों पर आधारित रही, पर आज समाज में आत्म केंद्रित मनुष्य की धारणा प्रबल होती जा रही है। सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी का मानक तो देखिए। स्तरहीनता, गाली गलौज और दूषित विचारों को फैलाने वाले लोगों को हम सेलिब्रिटी बना रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। इस बढ़ते दिखावे की संस्कृति ने हमें अशांत और बेचैन कर दिया है। खुशहाल उत्सव धर्मी भारत में आज मानसिक बीमारी तेजी से बढ़ रही है। आत्महत्या की घटनाओं में निरंतर इजाफा हो रहा। जीवन के प्रति अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस का भाव इतना प्रबल हो उठा है कि जिसे देखिए वही उदास, मलिन और अवसादग्रस्त है। बावजूद इसके अभी यह सवाल विमर्श का विषय नहीं बन रहा कि आखिर इस भौतिकतावाद से हमने क्या हासिल किया। पांचवा विरोधाभास है भविष्य का विरोधाभास, यानी भविष्य का संकट। सोचिए, जिस देश की मूल पहचान यही थी कि वहां प्रकृति यानी नेचर की पूजा की जाती है, आज वह देश गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है। जोशीमठ का उदाहरण हम सबके सामने। अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन और अनसस्टेनेबल कंजप्शन ने भविष्य का संकट खड़ा कर दिया है। बढ़ता प्रदूषण, आपदाओं की बदलती और गंभीर होती प्रकृति, संसाधनों की बढ़ती कमी हमें कहां ले जा रही, शायद इसका एहसास हमें नहीं। और इसे विरोधाभास इसलिए कह रहा कि जिस देश को पर्यावरणीय मामलों में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना था, कहीं वह खुद अपने रास्ते से तो ही भटक नहीं गया। मैथिली शरण गुप्त जी की बातें याद आती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। इस पूरे संवाद का उद्देश्य भारत की निराशावादी तस्वीर प्रस्तुत करना कतई नहीं है, लेकिन भारत की यह महान परंपरा रही है कि वह आत्म सुधार पर हमेशा बल देती है। भारत ने सार्थक आशावाद के प्रति निरंतर समझ बनाए रखी है। चरय वेति के मंतव्य को स्वीकार किया है। भारत का भविष्य भारत होने के आनंद में निहित है। इस दिशा में समन्वय, सहयोग, सद्भावना की पहल करनी होगी। इसी आलोक में भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं का निदान खोजना होगा। भारत जड़ हो गया हो ऐसा नहीं, भारत पीछे जा रहा हो ऐसा भी नहीं है। हम पहले से बेहतर हुए हैं और हो रहे हैं। यही तो भारत की खासियत है कि हम विरोधाभासों में भी संतुलन बनाए रखना जानते हैं। पर जब बात भारत के भविष्य को निर्मित करने की आएगी, हमें इन विरोधाभासों से दो चार तो होना ही पड़ेगा। आगे के वीडियो में अब भारत की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की जाएगी। इस संबंध में, इस विषय पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।